चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमने आपको बताया था कि हम जो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे अपना अजम्पशंस के साथ। अच्छा, अजम्पशंस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मॉस। कि भैया दोनों में क्या डिफरेंस है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने पढ़ा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद हम मॉस पढ़ रहे हैं, तो भैया बताइए तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी थी हमारी, वो बॉडी क्या थी, रिजिड बॉडी। अब आते हैं मॉस पे। मॉस में हम ऐसा क्या करने वाले हैं, तो मॉस में वी विल स्टडी द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स which are developed during the elastic deformation of a body under the action of external force। मीन्स जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या आएगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब जब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगी, स्ट्रेस। तो आपको सिंपल यहाँ समझना है कि जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स बॉडी हमारे पास कैसी बॉडी है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी होगी बताइए। डिफॉर्मेबल बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। इट मीन्स तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम डील करेंगे अपनी रिजिड बॉडी के साथ, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम डील करेंगे अपनी डिफॉर्मेबल बॉडी के साथ। अब भैया आप ये तो पढ़ लिया, अब ये कौन बताएगा कि भैया रिजिड बॉडी क्या है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। तो घबराने की बात नहीं है, गुरुजी बताएंगे। तो रिजिड बॉडी को समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हम एक एग्जाम्पल से समझें। ठीक है, जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हम कौन सी बॉडी बता रहे हैं अभी आपको, रिजिड बॉडी। तो हमें पता है कि हमने एक बॉडी ले ली और ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस बॉडी के अंदर हमने क्या करा, कोई से भी दो पार्टिकल्स ले लिए ए एंड बी, और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। So when we apply a force P and after interval of delta t, इस बॉडी में आपने ऑब्जर्वेशन करी कि भैया इन दो पार्टिकल जो हमने पहले लिए थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा। और सडनली हमने यहाँ पे फाउंड करा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x। इट मीन्स डिस्टेंस जो हुआ है दोनों पार्टिकल के बीच का डजंट चेंज नहीं हुआ। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, अपनी रिजिड बॉडी। क्योंकि अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता तो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता, इंक्रीज हो जाता या फिर डिक्रीज हो जाता। पर यहाँ पे तो क्या हुआ है, जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद आप देख रहे हो तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, अनचेंज। तो ये बॉडी कैसी होगी हमारे पास, एक रिजिड बॉडी। इसी तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहें व्हाट इज द डिफॉर्मेबल बॉडी, अगेन हम क्या करते हैं, अपनी एक सेम बॉडी लेते हैं, उस सेम बॉडी के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, x। अब आपने क्या करा, इस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स का नेचर इस समय कैसा है, टेंसाइल। ये टेंसाइल कैसा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप ये समझ लीजिए आपने एक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और इस एक्सटर्नल फोर्स का जो नेचर है वो नेचर क्या है हमारे पास, टेंसाइल नेचर। अब आप क्या करते हो, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद जब आप अगेन ऑब्जर्वेशन करते हो तो अब आप देखते हो कि दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अब x नहीं है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। और इंक्रीज होके वो कितना हो गया, x प्लस डेल एक्स। इट मीन्स बॉडी के अंदर क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन हो गया, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, अपनी डिफॉर्मेबल बॉडी।
तो मॉस में हमेशा हम जो डील करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी के साथ, और अगर हम अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ऑलवेज डील विद द रिजिड बॉडी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट आर द अजम्पशंस। अजम्पशंस में कुछ बेसिक अजम्पशंस है 5, इन्हीं को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। पहला है बॉडी शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दूसरा है इट ओबेज द हुक्स लॉ। द थर्ड वन इज बॉडी शुड बी प्रिज्मेटिक। द लोड इज कंसीडर्ड एज a static load and the self weight of the body should be neglected। तो भैया पहला हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस मटेरियल। सपोज कीजिए मेरे पास एक मटेरियल है या कोई भी एक बॉडी है जो किसी एक मटेरियल ए से मिली, ए से बनी है, मतलब इस बॉडी का जो मटेरियल है वो मटेरियल ए है। अब हमने क्या करा, होमोजीनियस मटेरियल कैसे होगा, हर एक मटेरियल के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और हम कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अब हमने क्या करा, मटेरियल के अंदर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इनको नंबरिंग कर दी हमने, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y एंड z। अगर मटेरियल में पॉइंट नंबर 1 पे x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E है, तो आप मटेरियल में किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, हर एक पॉइंट पे x डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी रहेगी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो E रहेगी। इसी तरीके से अगर मटेरियल में पॉइंट नंबर 1 पे y डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E1 है, कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो आप मटेरियल के किसी भी पॉइंट को आप सेलेक्ट करिए, आपको y डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो E1 मिलेगा। इसी तरीके से हम अपना z डायरेक्शन में बताना चाहें तो अगर पॉइंट नंबर 1 पर z डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E2 है, तो हर एक पॉइंट पे z डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास, E2। इट मीन्स इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे, पर वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स जब आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहे हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं है, पर अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, अगर आप x से y डायरेक्शन में जा रहे हो या y से z डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है a material is said to be homogeneous when it exhibits same elastic properties at any point in a given direction। It means elastic properties are independent of the point, क्योंकि भैया ये पॉइंट से तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो इट मीन्स इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। तो समझ में आ गया होमोजीनियस मटेरियल कौन सा होगा, इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, अपना होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आते हैं अपना व्हाट आर द आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो हमने पहले होमोजीनियस को समझ लेते हैं, अब हम आइसोट्रॉपिक को समझ लेते हैं। कौन सा हम मटेरियल समझ रहे हैं, अपना आइसोट्रॉपिक। अब आप देखिए आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा होगा। अगेन हमने कोई बॉडी ले ली, ये बॉडी किसी मटेरियल ए से मिलके बना है, मतलब इस बॉडी का मटेरियल ए है। इस बॉडी के अंदर मैंने कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं अपने, 1, 2 एंड 3। अब देखिए आइसोट्रॉपिक क्या कहता है, आइसोट्रॉपिक कहता है अगर मटेरियल में पॉइंट नंबर 1 पर इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है, इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 से आप जितनी भी डायरेक्शन में मूव करोगे, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी, E। फिर से समझते हैं, अगर मटेरियल में पॉइंट नंबर 2 पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E2 है,
तो पॉइंट नंबर 2 से जितने भी डायरेक्शन पास होंगे हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, E2। फिर से समझते हैं, अगर मटेरियल में पॉइंट 3 पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E3 है, तो पॉइंट 3 से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास, E3। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने इससे कंक्लूजन निकाला जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है तो उस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन पास होंगे हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 रहेगा। इसका मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट हो गई है, पॉइंट पे। और इलास्टिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट किससे है, इंडिपेंडेंट है वो डायरेक्शन से। देखिए उल्टा है, होमोजीनियस में इलास्टिक प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पे और इंडिपेंडेंट है पॉइंट्स पे। पर आइसोट्रॉपिक मटेरियल में हमारे पास जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट है पॉइंट पे और इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन पे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखते हैं, हमने स्लाइड में क्या लिखा है। A material is said to be isotropic when it exhibits same elastic property in any direction at a given point. It means elastic properties are independent of the direction. ठीक है, यही सब हमने लिखा जो हमने आपको बताया। तो भैया हमने तो पढ़ाना है कि हमारा assumptions क्या है कि material should be homogeneous and isotropic. Material should be homogeneous and isotropic। समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। हमने इंडिविजुअली समझा होमोजीनियस क्या होता है, इंडिविजुअली हमने समझा आइसोट्रॉपिक क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। सपोज करिए कोई भी एक बॉडी है जो किसी मटेरियल ए से बना है, इस बॉडी के अंदर मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट करे, 1, 2 एंड 3। अब होमोजीनियस कहता है कि अगर पॉइंट 1 पर x डायरेक्शन, यहाँ हम डायरेक्शन अपने कोऑर्डिनेट बना दो x, y एंड z। अगर होमोजीनियस क्या कहता है, अगर पॉइंट नंबर 1 पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है तो हर एक पॉइंट पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बोलो बच्चा लोग, E1। ये हो गया होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक क्या कहता है, अगर किसी पॉइंट पर किसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E1 है, इट मीन्स उस पॉइंट से जितने भी डायरेक्शन पास होंगे हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, E1। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 पे y डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है और z डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है। इसी तरीके से आइसोट्रॉपिक क्या कहता है, अगर पॉइंट नंबर 2 पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है तो इसका मतलब y डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 होगा और z डायरेक्शन में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 होगा। आइसोट्रॉपिक क्या कह रहा है, अगर पॉइंट नंबर 3 पर x डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 3 पर y डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी E1 रहेगी और z डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 रहेगी। तो ये मटेरियल हमारा होगा होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अजम्पशन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट अजम्पशन है कि इट ओबेज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कि भैया स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और कहां पे, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में इनिशियली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इट मींस देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और जहाँ पे ये लीनियर रिलेशनशिप हमारी एग्जिस्ट करती है उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब आपको हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। व्हाट इज स्ट्रेस सबको पता है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया and it is denoted by the symbol sigma and it is given by numerically F by A, where F is the force and A is the unit cross section area at a point. ठीक है, and what is the strain? It is the ratio of change in dimension to the original direction or original dimension. Change in dimension to the original dimensions. So it is denoted by the symbol epsilon. So this is the स्ट्रेन एप्सिलॉन। आते हैं हम अपना दोबारा हुक्स लॉ पे। तो हुक्स लॉ हमने लगा दिया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया और हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करा है। यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे अपना इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। और यहाँ पे इस कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी। तो आपने क्या करा, स्ट्रेस की वैल्यू पुट करी F by A इज इक्वल टू स्ट्रेन की वैल्यू पुट करी डेल्टा L by L। तो यहाँ से आपने निकाला डेल्टा L इज इक्वल टू FL over A। बेटा एक चीज ध्यान रखना, दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैटिक डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन इक्वेशन। ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मॉस का एक अजम्पशन है कि द लोड इज कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक लोड। ठीक है, इसका मतलब जो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन कौन सी है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, क्योंकि लोड हमारे पास कैसा है, स्टैटिक लोड। क्लियर है आपको? चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब हमारे पास थर्ड अजम्पशन है, द बॉडी शुड बी प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, इफ बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बेटा याद देखो, ये हमारे पास एक बार है जिसको हम बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर बार, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर बार का क्रॉस सेक्शन। इफ बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। अगर आप यहाँ देखिए इस बार की जिसकी लेंथ L है, तो आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे आपको क्रॉस सेक्शन कितना मिलेगा, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। उस बॉडी को हम बोलेंगे अपनी प्रिज्मेटिक बॉडी। इसी के साथ आता है हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी। इसका मतलब इफ बॉडी इज नॉट हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ लिखा भी मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ। ठीक है, इट मीन्स ये बॉडी हमारे पास क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी है। क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी। अब आप इसमें आप कंसीडर कीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आ गया बॉडी का क्रॉस सेक्शन, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट करा है A2 के साथ। इट मीन्स L2 लेंथ तक क्रॉस सेक्शन कितना है, A2। इसके बाद लेंथ को अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, इट मीन्स इफ वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम L2 टू L1, तो अगेन बॉडी का क्रॉस सेक्शन कितना है, A1। इट मीन्स ये जो नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी है ये L1 लेंथ और L2 लेंथ पे क्या है, प्रिज्मेटिक। क्योंकि L2 में क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो A2 है वो थ्रू आउट द लेंथ चेंज नहीं हो रहा। L1 की अगर हम बात करें, जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है वो भी हमारा थ्रू आउट द लेंथ चेंज नहीं हो रहा। अब बेटा मैंने ये दो चीज आपको क्यों बताई, अगर इस बॉडी पे मैं एक फोर्स लगा देता हूँ P, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया P, ये P जो फोर्स है वो एक्सियल टेंसाइल फोर्स है। कैसे एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, आगे हम स्लाइड्स में आपको डिस्कस करेंगे। अब आप P फोर्स लगा रहे हो तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफॉर्मेशन, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा इज इक्वल टू PL ओवर A। पर ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन वैलिड है, और वैलिड किसके लिए, प्रिज्मेटिक के लिए। ये इक्वेशन नॉन प्रिज्मेटिक के लिए वैलिड नहीं है।
अगर इस बॉडी पे मैं एक फोर्स लगा देता हूँ P, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया P, ये P जो फोर्स है वो एक्सियल टेंसाइल फोर्स है। कैसे एक्सियल टेंसाइल फोर्स है आगे हम स्लाइड्स में आपको डिस्कस करेंगे। अब आप P फोर्स लगा रहे हो तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफॉर्मेशन, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा इज इक्वल टू PL/A। पर ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन वैलिड है, और वैलिड किसके लिए, प्रिज्मेटिक के लिए। ये इक्वेशन नॉन प्रिज्मेटिक के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप सोचते हो कि इस इक्वेशंस को अगर आप लिख दो, सपोज कीजिए मैं इसको अगेन फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये बॉडी लिया और एक मैंने इस पर दूसरी बॉडी ली। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन A2 है, इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन A1 है, ये लेंथ हमारे पास L2 है और ये लेंथ हमारे पास L1 है। अगर आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो, डेल्टा इज इक्वल टू PL/A, इस बॉडी पे हमने क्या करा, एक अपना एक्सियल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करा, और आप फॉर्मूला लगा के बोलते हो कि दैट इज P इज इक्वल टू L1, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, डेल्टा इज इक्वल टू P L1 प्लस L2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू E। तो बेटा ये इक्वेशन क्या हो गई, करेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको फिर से बताया, डेल्टा बराबर PL/A इक्वेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब बॉडी हमारी प्रिज्मेटिक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन करके हमें मिला कि L2 लेंथ पे इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है, और जो A2 क्रॉस सेक्शन है ये L2 तक चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स L2 पार्ट तक ये बॉडी कैसी है, प्रिज्मेटिक। इसी तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन करी कि L1 लेंथ में बॉडी का क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, और बॉडी का क्रॉस सेक्शन A1 है, और ये क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द L1 चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स अगेन ये बॉडी क्या होगी, प्रिज्मेटिक होगी। तो अगर आपको यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, इट मीन्स यहाँ L2 पे एक डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा 2, और L1 लेंथ पे भी एक डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा 1। तो टोटल डिफॉर्मेशन अगर मैं निकालूंगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब आपको इस इक्वेशन को इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ेगा L2 लेंथ के लिए और L1 लेंथ के लिए। तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम PL2 A2E प्लस PL1 A1E। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट डिफॉर्मेशन इन दिस बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो ये हमने कवर कर दिया अपना व्हाट इज द नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जो अभी तक आपको बताया वही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन इक्वेशन ओनली कैन अप्लाई फॉर ए प्रिज्मेटिक बॉडी। Okay, for the non-prismatic body we can apply the above equation only for the prismatic portion। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, I hope। Then the last assumption is the load should be static। So again we know that load is a vector quantity, so it is having magnitude as well as direction। अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा इसके अंदर। अगर इस लोड को एक स्टैटिक लोड बनना है, इट मीन्स with respect to time, with respect to time इस लोड का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के लोड को हम क्या बोलेंगे, अपना स्टैटिक लोडिंग। तो ये मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं आपको ऑल द अजम्पशंस ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। बेटा 5 अजम्पशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अजम्पशन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है। The body should be homogeneous and isotropic. It obeys the Hooke's law. It should be prismatic. Load is considered as a static load. हाँ, एक और assumption हमारा रह गया है, the self weight of the body should be neglected। बेटा क्यों? जब सपोज कीजिए आप क्या कर रहे हो, किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, तो
अभी आप क्या करना है, एक शाफ्ट डिजाइन करनी है। सपोज कीजिए एज ए डिजाइन इंजीनियर हमें डिजाइन करना है एक शाफ्ट को। जब हम शाफ्ट को डिजाइन करेंगे तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी कि कितना हमें पावर और टॉर्क इस शाफ्ट से ट्रांसमिट करना है, तो कितना पावर ट्रांसमिट करें और कितना हम इससे टॉर्क ट्रांसमिट करें। अगर शाफ्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो शाफ्ट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद इट्स डायमीटर। तो हमारा पूरा खेल ये रहेगा कि भैया शाफ्ट के कौन से डायमीटर की लें। ठीक है, अब डायमीटर सेलेक्ट करना किसका काम है, एक मैकेनिकल इंजीनियर का। और इस डायमीटर को सिलेक्शन में वो क्या यूज करेगा, वो अपने बीटेक टाइम में उसने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो भी बेसिक इक्वेशंस पढ़ी हैं उन बेसिक इक्वेशंस को क्या करेगा, यूज करेगा। इट मीन्स शाफ्ट की डिजाइन कर रहा है, डायमीटर का सिलेक्शन कर रहा है और मॉस की इक्वेशन को यूज कर रहा है। इट मीन्स अभी जो डायमीटर है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट नहीं हुआ है इट मीन्स उसका जो कितना वॉल्यूम होगा शाफ्ट का वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। मटेरियल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मटेरियल सेलेक्ट नहीं होगा तो डेंसिटी कितनी होगी ये नहीं पता हमें। अगर वॉल्यूम नहीं पता हमें, डेंसिटी नहीं पता हमें, तो इसका मतलब हमें मास भी नहीं पता। एंड व्हाट इज वेट, W इज इक्वल टू mg। अगर हमें किसी भी मशीन कंपोनेंट का मास नहीं पता तो हमें उसका वेट भी नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक assumptions लेके चलते हैं, द सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी शुड बी नेग्लेक्टेड। So these are all about the assumption of mass. Thank you everyone. Please like and share this video.